नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, एक्सप्लोसिव और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन साथ ही वॉर ब्रेकिंग न्यूज होगी जो सीधे युद्ध के मैदान से आ रही है। शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की बात सबसे पहले क्रीमिया के कर्च ब्रिज की। क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन के लिए बेहद अहम है। अगर उस पर हमला होता है, अगर वो दहलता है, ये सीधे तौर पर पुतिन की साख पर प्रहार है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तीसरी बार दहलाया, मिसाइलों और ड्रोन से विस्फोटक प्रहार किया। बस ज़ेलेंस्की का यही बारूदी गुनाह है यूक्रेन के लिए श्राप साबित हुआ, क्योंकि कर्च ब्रिज अटैक के 48 घंटे के बाद रूस ने विनाशक रिवेंज लिया। यूक्रेन के 3 बड़े रीजन पर 7 घंटों तक बेपनाह बारूद बरसाया गया। 18 महीनों से जारी जंग में अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण किया, जिसके चलते यूक्रेन ने 14 अगस्त को शोक दिवस घोषित किया। आखिर क्यों, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कल यूक्रेन में तबाही की रात थी, विध्वंस की रात थी, भीषण बारूदी कोहराम की रात थी, क्रीमिया हमले के बाद की रात थी, प्रेसिडेंट पुतिन के प्रतिशोध की रात थी। करीब 18 महीनों से रूस यूक्रेन जंग जारी है, लेकिन पहली बार इस भयावह अंदाज में यूक्रेन का कोना कोना दहला। रिहायशी इलाकों में तो बर्बादी का मंजर बेहद ही खौफनाक रहा। बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जलकर राख हो गए। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो बारूदी धुएं का गुबार, अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो जबरदस्त धमाके की गूंज। बीती रात रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन के 3 बड़े रीजन को निशाना बनाया, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस की सेना ने नॉन स्टॉप 7 घंटे तक हमला किया, वो भी ड्रोन, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर और हाई इंटेंसिटी वाले बम से। यकीन मानिए, इन 7 घंटों के प्रहार में यूक्रेन का 700 किलोमीटर का इलाका दहल उठा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल क्रीमिया पर हुए हमले के जवाब में रूस की सेना ने बीती रात यूक्रेन के 3 बड़े रीजन में जबरदस्त बारूदी कोहराम बचाया। ज़ैपोरिजिया से लेकर खेरसोन तक और खेरसोन से लेकर ओडेसा तक करीब 700 किलोमीटर के तटीय इलाकों में जल, थल और नभ तीनों वॉर फ्रंट से बमबारी की, मिसाइलें दागी, और वो भी लगातार 7 घंटों तक नॉन स्टॉप। यकीन मानिए, रूसी प्रहार से यूक्रेन की तमाम पोर्ट सिटी बारूदी ज़लज़ले से दहल उठी। ज़ैपोरिजिया से ओडेसा तक वाया खेरसोन रूस ने हमले के लिए हर उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसका एक प्रहार ही वॉर में बवंडर ला देता है। और शायद यही वजह है कि रूस के नॉन स्टॉप बमबारी के चलते 3 बड़े शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। नुकसान इस कदर हुआ कि यूक्रेन ने 14 अगस्त को राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। Дорогі українці, українки, сьогодні російські окупанти жорстоко ударили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені. 4 ранку обстріляли село Велетенське, загорівся будинок, поранений хлопець. ऐसा नहीं है कि यूक्रेन इन हमलों को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन रूस का हमला इतना जबरदस्त और सिलसिलेवार अंदाज में था जिसके चलते यूक्रेनी डिफेंस ठप हो गया। आपको बता दें, ओडिशा पर रूस ने 15 आत्मघाती ड्रोन और 8 कैलिबर मिसाइल से हमला किया। वहीं खेरसोन रीजन में 17 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से प्रहार किया गया। इसके अलावा ज़ैपोरिजिया में रूस ने ड्रोन और फैब 500 बम से अटैक किया। रूस ने हर फ्रंट से हमला किया। ब्लैक सी से जहां यूक्रेन के तटीय शहरों पर क्रूज मिसाइल्स दागी गईं, वहीं आसमान से रूसी डिफेंस के लड़ाकू विमानों ने भी प्रचंड मिसाइल अटैक किया, बारूद बरसाए। इसके अलावा रूस ने कामिकाज़े ड्रोन से भी ज़ैपोरिजिया, ओडिशा और खेरसोन में जबरदस्त धमाके किए। जानते हैं यूक्रेन में बीती रात रूस ने इतनी तबाही क्यों मचाई? क्यों लगातार 7 घंटों तक यूक्रेन के 3 बड़े रीजन्स में सिलसिलेवार अंदाज में हमला किया? तो इसकी वजह है शनिवार यानी 12 अगस्त को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर किया गया तीसरा हमला। बीते 10 महीनों में क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर यूक्रेन पहले ही 2 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका था, लेकिन 12 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तीसरी बार निशाना बनाया।
और आपको बता दें कि शनिवार को यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी प्रहार किया। सबसे पहले यूक्रेनी डिफेंस ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर 3 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने कर्च ब्रिज पर सिलसिलेवार अंदाज में 7 आत्मघाती ड्रोन से भी धावा बोल दिया। हालांकि कर्च ब्रिज पर मौजूद रूस के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की मिसाइलों और कई ड्रोन को तबाह कर दिया, आसमान में ही शॉट डाउन कर दिया। लेकिन यूक्रेन के एक कामिकाज़ी ड्रोन के चलते कर्च ब्रिज के 7 मीटर के हिस्से को नुकसान पहुंचा। ड्रोन विस्फोट के बाद ब्रिज पर गहरा गड्ढा भी हो गया। इस हमले के बाद पुतिन का माथा ठनक गया, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन न सिर्फ क्रीमिया के कर्च ब्रिज को निशाना बना चुका था, बल्कि क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना के ट्रेनिंग सेंटर, मिलिट्री बेस और वेपन डिपो को भी चुन चुन कर निशाना बना रहा था। और जैसे ही यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तीसरी बार दहराने की जिम्मेदारी ली, क्रीमिया ब्रिज अटैक के 48 घंटे बाद पुतिन का रिवेंज शुरू हो गया, जिसका सबूत है यूक्रेन से सामने आई तबाही की तस्वीरें। इस हमले से यूक्रेनी सेना में ऐसी खलबली मची कि ओडेसा और खेरसोन में बौखलाहट में यूक्रेनी सेना ने कई मिसाइल और रॉकेट अपने ठिकाने पर दाग दिए। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फौज ने सेल्फ गोल मारते हुए खेरसोन में मौजूद अपने ही सीक्रेट हथियार डिपो को तबाह कर दिया। आपको बता दें, खेरसोन में यूक्रेनी फौज ने अपने जिस वेपन डिपो को तबाह किया, उसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस वेपन डिपो का तबाह होना यूक्रेन के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि खेरसोन के इस बारूदी जखीरे में ऐसे हथियार मौजूद थे जिसके इस्तेमाल से यूक्रेन क्रीमिया को दहराने की तैयारी कर रहा था। लेकिन पुतिन ने एक झटके में ही यूक्रेन के सारे मंसूबों पर न सिर्फ पानी फेरा, बल्कि क्रीमिया का रिवेंज लेते हुए यूक्रेन के पूरे पोर्ट इलाकों को ही तबाह कर दिया, ताकि अब गलती से भी यूक्रेन क्रीमिया की तरफ आंख उठाने की हिमाकत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस डेनमार्क के विमानों के आसमान में भिड़ंत हुई है, ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी बॉम्बर और डेनमार्क के फाइटर भिड़ गए हैं। नीदरलैंड के पास हुई दोनों देशों के विमानों की ये भिड़ंत। रूसी बॉम्बर चेतावनी के बाद वापस लौटा। तस्वीर भी सामने आ गई है किस तरह से रूसी बॉम्बर और डेनमार्क के फाइटर भिड़ गए आसमान में। रूसी बॉम्बर चेतावनी देने के बाद वापस लौट गया। नीदरलैंड के पास हुई ये घटना। पिछले 7 दिनों में यह साफ हो गया है कि अब यूक्रेन को रूस पूरी तरह से तबाह कर देगा। एक एक सैनिक और एक एक हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। रविवार की रात यूक्रेन के लिए कयामत की रात साबित हुई। पिछले 24 घंटे से युद्ध ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि 2000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन का हौसला अब भी कायम है। कई जगहों पर यूक्रेन ने जोरदार पलटवार किया है। रूस के भी कई सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि हथियारों की भारी कमी और सैनिकों की घटती तादाद की वजह से यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकेगा। न हथियार रहेंगे और न उन्हें चलाने वाले। रूस की सेना अब इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। हमले वहीं हो रहे हैं जहां यूक्रेनी सैनिक इकट्ठा हैं। धमाके वहीं हो रहे हैं जहां हथियारों का जखीरा रखा गया है। ताबड़तोड़ प्रहार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि 24 घंटे में ही यूक्रेन में शवों का अंबार लग गया। और रूस ने इतना बारूद बरसाया कि सैकड़ों हथियार भस्म हो गए। ज़ेलेंस्की को पहली बार इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्हें अपना ठिकाना बदलना पड़ा। रूस के भारी प्रहार के बीच ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों को मारियोपोल की तरफ भेजा है। यहाँ पिछले साल ही रूस ने कब्जा जमा लिया था, लेकिन रविवार को यूक्रेनी फौज ने रूस के एक सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। मारियोपोल में रूस की सेना बेफिक्र है। इसी का फायदा उठाकर यूक्रेनी फौज ने हमला किया और रूस के एक सैन्य ठिकाने को आग के हवाले कर दिया गया। आग की वजह से रूस के 10 सैनिकों की मौत हो गई। रशियन आर्मी के 3 ट्रक जल गए, 5 गाड़ियां भी आग में नष्ट हो गईं। डोनेट्स्क में यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूस के सैनिकों के भारी जमावड़े के बावजूद यूक्रेन हर दिन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन यहां हाइमर्स का इस्तेमाल कर रहा है। हाइमर्स के जोरदार प्रहार की वजह से रूस के 4 होइत्जर नष्ट हो गए।
यूक्रेन साबित करने पर तुला है कि वह रूस से मुकाबला कर रहा है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि रूस हर जगह यूक्रेन पर हावी है। 24 घंटे में बारूदी बरसात से दोनों देशों को नुकसान हुआ है। कुल 2300 सैनिकों की मौत हुई है। मरने वालों में 1400 सैनिक यूक्रेन के हैं, तो वहीं रूस के 900 सैनिकों की मौत हुई है। 27 सिविलियन भी मारे गए हैं। ताबड़तोड़ प्रहार में कुल 5200 सैनिक जख्मी हैं। 3000 यूक्रेनी सैनिक जख्मी हुए हैं, तो वहीं रूस के 2200 जवान घायल हैं। हथियारों का भी भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के 17 टैंक नष्ट हो गए हैं, तो वहीं यूक्रेन के पलटवार में रूस ने भी 6 टैंक गंवाए हैं। यूक्रेन में नेटो देशों के 23 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टैंक तबाह हुए हैं, लेकिन अगर आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो 23 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हुए हैं। इसके अलावा रूस के 9 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हुए हैं। रूस के बारूदी हमले में यूक्रेन के 11 हथियार डिपो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं। रूस के भी 3 हथियार गोदाम बर्बाद हुए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के 13 गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं, तो वहीं यूक्रेन के 7 शहरों पर बारूदी कहर बरपाया है रूस ने। आंकड़ों से साफ है कि यूक्रेन कमजोर जरूर साबित हो रहा है, लेकिन मुकाबले में कायम है। यूक्रेन को जरूरत सिर्फ घातक हथियारों की है ताकि पासा पलट सके, लेकिन नेटो देशों से यूक्रेन की ऐसी हालत होने के बावजूद कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। बेलगोरोद में एयर डिफेंस की तैनाती है, लेकिन फिर भी यूक्रेन का ड्रोन एक अपार्टमेंट तक पहुंचने में कामयाब रहा। अपार्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हुआ है। डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों में यूक्रेन की सेना की गोलाबारी जारी है। अब तक इसी तरह कई घर डैमेज हो चुके हैं और लगातार सिविलियंस की मौत हो रही है। रूस की सेना का सूमी के सफाई का एक्शन जारी है। रविवार को सूमी के 9 इलाकों में भयंकर गोलाबारी की गई, जिससे सूमी के कई घरों और अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। सूमी यूक्रेन का अगला बाखमुत बनने वाला है, क्योंकि यहां पिछले 20 दिनों से गोलाबारी हो रही है। रविवार को 21 बार हमला किया गया। सूमी को 144 धमाकों से दहल उठा। सूमी में अब कई खंडहर बन चुके हैं। बाखमुत की तरह कई अपार्टमेंट्स जल चुके हैं। रशियन एफपीवी ड्रोन कितना घातक हमला करता है, इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। बेहद छोटे नजर आने वाले ड्रोन से जबरदस्त धमाका हो रहा है। रूस इस ड्रोन से सटीक निशाना साधने में कामयाब हो रहा है। जंग के मैदान में रूस के ताबड़तोड़ प्रहार का अगला वीडियो देखिए। सिर्फ 5 मिनट में रूस कैसे किसी इलाके पर कहर बरपा रहा है, इस वीडियो से साफ है। आर्टिबोवर्स में रूस के टैंक और इन्फेंट्री ने मिलकर यह हमला किया था। रूसी सैनिकों को तलाशने के लिए आसमान में ड्रोन भी मौजूद था और ड्रोन कैमरे में ही युद्ध का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। ग्रुप में रूस का T-90M टैंक भी था। ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू हुई और यूक्रेन के कई हथियारों का अंत हो गया। कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेना बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है। यहां सैनिक एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। रैबोटिनो इलाके में इस भीषण गोलाबारी के बाद रूस ने इलाके पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के ओडेसा को एक बार फिर रूस ने निशाना बनाया। मिसाइल और रॉकेट के हमले से ओडेसा की कई इमारतों में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक ओडेसा में रूस ने कामिकाजे ड्रोन और मिसाइल से रविवार की रात को हमले किए। ये रूस का तोर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। यूक्रेन में रूस इस हथियार से लगातार कहर मचा रहा है। रूस ने इसकी तैनाती यूक्रेन के ड्रोन को गिराने के लिए की है। कोपियांस्क में कब्जा करने के बाद रूस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम करेगा। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि बर्फबारी से पहले 80% पावर स्टेशन को ठीक किया जा चुका है। रूस ने ऑपरेशन विंटर चलाकर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया था। रविवार रात खेरसोन में भी भीषण हमला हुआ। सुबह रूस के हमले के निशान हर तरफ नजर आ रहे थे और रूस की इस गोलाबारी में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खेरसोन के कई इलाकों में टूटी हुई इमारतों का मलबा है। खेरसोन के ज्यादातर इलाके खाली हैं। सिर्फ 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। अगर इन इमारतों में लोग होते तो नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा होता।
खेरसोन की तरह ही ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक में ओडिशा की 113 इमारतें तबाह हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, वो रोमानिया से आ रही है। रोमानिया में समुद्री तट पर भीषण विस्फोट हुआ है। जोरदार धमाका हुआ है। यहाँ धमाके के कारणों की जांच की जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। समुद्री बारूदी माइंस के विस्फोट की आशंका जाहिर की जा रही है। ये तस्वीरें खासतौर पर आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। हम आपको पहले भी समुद्री माइंस के बारे में जानकारी दे चुके हैं और ऐसी ही आशंका जाहिर की जा रही है कि रोमानिया के तट पर जो ये विस्फोट हुआ है, ये भी समुद्री माइन की वजह से हो सकता है। रूस के खिलाफ जंग में पिछले दिनों यूक्रेन की तरफ से हुए हमले बता रहे हैं कि कीव ने सिर्फ रणनीति नहीं बदली है, बल्कि ट्रेंड लड़ाकों के जरिए अब पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई छेड़ी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जंग में यूक्रेन जब लगातार नुकसान उठा रहा था, तो फिर ट्रेंड लड़ाकों को अब तक जंग में क्यों नहीं उतारा गया? जवाब थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इतना भी नहीं कि मॉस्को इस पेचीदगी को समझ ना पाए। आप भी देखिए रूस के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को मिल रही कामयाबी का राज क्या है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि यूक्रेन को डोनेट्स्क रीजन में मिली एक बड़ी कामयाबी का सबूत है। ये वो ओरोजाइन क्षेत्र है जिस पर रूस का कब्जा था, लेकिन यूक्रेन की आक्रामकता ने रूसी सैनिकों को इस इलाके को खाली करने पर मजबूर कर दिया। भागते हुए ये सैनिक रूस के हैं जो 2 हफ्ते की जंग के बाद करीब 1000 की आबादी वाले गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। भागते रूसी सैनिकों पर दुश्मनों की आक्रामकता इतनी हावी थी कि वो बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर पैदल निकल गए। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यूक्रेन ने एक कामयाबी आर्टिलरी और नए क्लस्टर हथियारों के दम पर हासिल की है, जिसके बाद दावा है कि रोजाइन में कोई भी जिंदा रूसी सैनिक नहीं है। लेकिन आपकी हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आप जानेंगे कि ओरोजाइन में रूसी फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन यूक्रेनी सेना ने नहीं, बल्कि रूस के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों ने किया था। आपने बिल्कुल सही सुना, यह जंग रूस के विद्रोहियों ने जीती है। यूक्रेन की ताकत का राज विद्रोही ज़ेलेंस्की के साथ। मतलब डोनेट्स्क रीजन के ओरोजाइन पर कब्जा जितनी बड़ी कामयाबी नहीं, उससे बड़ी कामयाबी यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों का समर्थन हासिल करना है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का पाला फिर भारी पड़ता दिख रहा और ये बदलाव कीव को मिले विद्रोहियों के समर्थन से आया है। यानी यूक्रेन के लिए लड़ रही सेना जंग में रूस के खिलाफ एक्शन में कमजोर साबित हुई, लेकिन विद्रोही रूस के लिए सिरदर्द बन गए। अब सवाल ये है कि आखिर कीव ने इस रणनीति के तहत पहला कदम कब उठाया और इस रणनीति में कामयाबी कैसे हासिल हुई? क्या कीव ने रूस की रणनीति को कॉपी किया है? जवाब सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति से समझ सकते हैं। हालात ये हैं कि जिस रणनीति को सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी हमलों को देखते हुए इजराइल की 1969 में ऑपरेशन रवीद के दौरान अपनाई गई रणनीति की नकल कहा जा रहा था, वो दरअसल किसी की कॉपी नहीं है, बल्कि अमेरिका की वो रणनीति है जिसमें दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लिया जाता है। यूक्रेन ने यही रणनीति अपनाई है। विद्रोहियों का समर्थन हासिल करने का प्रोग्राम लंबे समय से जारी था। कीव की तरफ से समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी 3 जनरल पर थी। तीनों जनरल ने रूस के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही गुटों से संपर्क किया, जिसके बाद यूक्रेनी फौज और नेटो के हथियार के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि रूस को उकसाकर उसके ज्यादातर हथियारों को नष्ट किया गया और फिर रूस के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को डोनेट्स्क में मोर्चा संभालने के लिए हथियार और दूसरे साधन दिए गए। विद्रोहियों ने डोनेट्स्क में रूसी फोर्स के नाक में दम कर दिया। यहां तक कि रूस पर हमले भी संयुक्त विद्रोही समूह ने शुरू कर दिए। हालांकि इन हमलों की कमांड कीव से मिली, इसलिए रूस ने सबसे पहले यूक्रेन के उन तीनों जनरल्स को वांटेड के लिस्ट में डाल दिया जिन्होंने विद्रोहियों को रूस के खिलाफ खड़ा किया है। रूस को यूक्रेन के 3 जनरल के शिद्दत से तलाश है।
तीनों जनरल पर डोनबास में नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया गया है। जनरल्स के आदेश पर डोनबास में गोलाबारी होने का दावा किया है। यह भी बताया है कि इस गोलाबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यानी रूस डोनबास में जारी गोलाबारी के पीछे सेना का हाथ बता रहा है, लेकिन इस कार्रवाई की असली वजह पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। इन्हीं यूक्रेनी जनरल्स ने रशियन फ्रीडम लीजन, क्रीमियन तातार और शिशानी लड़ाकों को एकजुट करके रूस के खिलाफ जंग छेड़ी है, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न सिर्फ डोनेट्स्क में बल्कि रूस के अंदर पहुंची जंग के बारूद की ज्वाला भी इन्हीं जनरल्स की रणनीतिक अगुवाई का असर है। पिछले कुछ दिनों में रूस के अंदर जितने भी बड़े हमले हुए हैं उसका जिम्मेदार यूक्रेनी फोर्स को नहीं ठहराया जा सकता। यानी रूस पर हमले यूक्रेनी फोर्स ने नहीं बल्कि उन विद्रोहियों ने किए हैं जिन्हें कीव से हथियार और सपोर्ट दोनों मिले हैं। इसका प्रमाण यह है कि रूस के कई क्षेत्र बारूद से सुलग रहे हैं। हालांकि कई जगह हमले का प्रमाण नहीं है, लेकिन तबाही हमले जैसी ही है। यह वीडियो मॉस्को के उस डिफेंस प्लांट का है जहां जंग के दौरान अहम इंजीनियरिंग वर्क और रिसर्च हो रही थी, लेकिन अचानक लगी आग ने प्लांट को झुलसा दिया। इस फैक्ट्री में भारी हथियारों के स्पेयर पार्ट समेत रॉकेट और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल वाहनों के पार्ट डिजाइन होते हैं। यह आग भी मॉस्को के ही दक्षिण पश्चिम के रामिनस्कोय के क्षेत्र में लगी है। यह एक गोदाम है जिसमें कृषि उर्वरक था, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के कारण आग फैलने में देर नहीं लगी। और संकट इसलिए बढ़ा है क्योंकि आग ज़ुकोवस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद करीब भड़क रही है। यह आग मारियोपोल में रूस के कब्जे वाले एक सैन्य अड्डे पर लगी है। कैसे लगी ये नहीं पता, लेकिन मारियोपोल के मेयर के सलाहकार ने इसे विद्रोहियों का काम बताया है, जिसमें 10 रूसी सैनिक, 3 ट्रक और 5 कारों के नष्ट होने का दावा है। ठीक ऐसे ही रूस के और भी बड़े दावे हैं। इसमें बेलगोरोद पर ड्रोन से हमले का दावा सबसे बड़ा है। रूस ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक ऐसे ही मॉस्को पर हो रहे हमले भी रूस यूक्रेन की तरफ से दागे जा रहे ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए होने का दावा है, लेकिन सबूत का अभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। ओडेसा में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। हमले से ध्वस्त हो गया है खेरसोन का एक बड़ा इलाका। रूस ने मिसाइल से यह बड़ा हमला किया। खेरसोन में पिछले 24 घंटे से जारी हैं रूसी हमले। एक तरफ रूस यूक्रेन से जंग में उलझा है, दूसरी तरफ रूस के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नेटो ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कोल्ड वॉर के वक्त जैसे नेटो ने सोवियत संघ को तोड़ा था, ठीक वैसी ही प्लानिंग रूस के खिलाफ भी की जा रही है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर रूस की तरफ नेटो ने किसी भी तरह की साजिश रची तो रूस एटमी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर कैसे नेटो को फंसाने के लिए रूस ने चक्रव्यूह रचा है, जिसमें नेटो के अलावा वो तमाम देश भी टारगेट पर हैं जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। नेटो में हड़कंप, रूस फोड़ेगा एटम बम। अलर्ट पर रूसी बॉम्बर, एटमी हमले का ब्लूप्रिंट। ब्लैक सी में बारूदी बवाल, न्यूक्लियर सबमरीन का जाल। रूस यूक्रेन की जंग में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। सबसे भयानक चैप्टर खुलने जा रहा है। नेटो लगातार इस कोशिश में है कि कोल्ड वॉर की तरह रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन पुतिन ने ठान लिया है इस दफा कोल्ड वॉर वाली गलती दोहराई नहीं जाएगी, बल्कि हालात बिगड़े तो एटम बम फोड़कर यूरोप में इतनी तबाही मचाएगी कि नेटो फिर कभी रूस के खिलाफ आंख नहीं उठा पाएगा। पुतिन नेटो की चाल को समझ चुके हैं और इसीलिए न्यूक्लियर बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। Tu-22 बॉम्बर अजोव सागर में बॉम्ब गिराने का रिहर्सल कर रहे हैं,
जबकि न्यूक्लियर सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है। यानी रूस ने एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसमें न सिर्फ यूक्रेन फंस गया है बल्कि नेटो देश भी घिर गए हैं, क्योंकि पुतिन का जाल बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक फैला है। अगर चक्रव्यूह में घेराबंदी की बात करें तो सबसे आगे पहले मोर्चे पर वॉरशिप है। वॉरशिप फ्लीट में अभी तक 4 शिप तैनात हैं, जिसमें 5 और शिप कुछ दिनों में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे मोर्चे पर सबमरीन की तैनाती है, जो सबमरीन ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर की सुरक्षा में लगी है, जिसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन से लैस किया गया है। इसी तरह पेट्रोलिंग पर लगी दूसरी सबमरीन भी ब्लैक सी से बाल्टिक तक दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार है। आसमान से दुश्मन हमला न कर दे, इसलिए रूस ने Tu-22 बॉम्बर को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। साथ ही Su-57 फाइटर जेट को 5th जनरेशन की RVV MD2 मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। यानी पुतिन के चक्रव्यूह में जो फंसा उसका काम तमाम तय है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि रूस के बम्बर पहली दफा अजोब सागर में बम मिसाइल गिराने की रिहर्सल कर रहे हैं। उधर वॉरशिप और सबमरीन ने मिलकर ग्रेन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है, जिससे नेटो बौखलाया हुआ है। जबकि कुछ दिन और ही ऐसे हालात रहे तो यूक्रेन सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगी। यही वजह है न सिर्फ यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो फ्रंट फुट पर आकर रूस के खिलाफ साजिश रच रहा है। नेटो ने रूस को तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें रूस को तोड़कर इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि वो दोबारा किसी यूरोपीय देश पर अटैक न कर सके। रूस के टूटने की संभावना पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में जेम्स टाउन फाउंडेशन के डिफेंस एक्सपर्ट जानुस बुगास्की ने बताया है, एक तबाह मुल्क जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, जंग के कारण वो पड़ोसी देशों पर हमला करने में कमजोर होता जाएगा, जिससे नेटो को फायदा होगा। उसका पूर्वी मोर्चा मजबूत हो जाएगा। इसी बीच यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्डोवा अपने कब्जे वाले इलाके को फिर से हासिल कर लेंगे। तब नेटो सभी को अपना सदस्य बनाकर उन्हें सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। इसके अलावा यह भी आकलन लगाया जा रहा है, पश्चिमी देश रूस में गृह युद्ध कराकर पुतिन को बेहद कमजोर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में रूस का टूटना तय माना जा रहा है। हो सकता है कि पुतिन को नेटो के प्लान का अंदाजा हो, तभी इतनी जबरदस्त तैयारी की जा रही है, जिससे नेटो का ब्लूप्रिंट रखा रह जाएगा और रूस यूक्रेन के बाद उन तमाम देशों में तबाही मचा देगा जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस के टारगेट पर अब वो बाल्टिक देश आ गए हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। यानी पुतिन नेटो के प्लान से एक कदम आगे चल रहे हैं। इसी वजह से नेटो की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में यह बौखलाहट महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि रूस को रोकने के लिए नेटो को फ्रंट पर आकर युद्ध लड़ना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में बमबारी की है, जानकारी मिल रही है। अफगानिस्तान के कोस्ट में पाकिस्तान ने बमबारी की है। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाके के एक होटल पर बम बरसाए हैं। होटल में टीटीपी आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट था, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ब्लैक सी में उठने वाले बारूदी बवंडर से दोनों ही खेमों में हलचल मची हुई है। ब्लैक सी में एटमी गदर शुरू हो सकता है। यूक्रेन अपने जिन घातक ड्रोन से ब्लैक सी में रूस को आघात पहुंचाता रहा है, उससे पुतिन बहुत गुस्से में है। यूक्रेन के इस समुद्री आघात से काले सागर में सबसे भीषण युद्ध शुरू होने जा रहा है।
ब्लैक सी में ज़ेलेंस्की के क्लस्टर ड्रोन के जवाब में पुतिन ने एक ऐसा वॉर प्लान बनाया है जिससे यूक्रेन बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। क्या काला सागर में रूस और यूक्रेन के निर्णायक जंग की बिसात तैयार हो रही है? क्या ब्लैक सी में सबसे बड़ी जंग होने जा रही है? यूक्रेन ने ब्लैक सी में डैम बस्टर ड्रोन फाइटर उतारकर रूसी फ्लीट के लिए बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। यूक्रेन के डैम बस्टर ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इन्हीं ड्रोन फाइटर्स का सहारा लेकर ज़ेलेंस्की की फौज ब्लैक सी में पुतिन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यूक्रेन के डैम बस्टर ड्रोन रूसी युद्धपोतों के चारों ओर काल चक्र की तरह चक्कर लगा रही हैं। काला सागर में वर्चस्व की लड़ाई तेज होती जा रही है। ब्लैक सी रूसी और यूक्रेन की सेनाओं के लिए अग्नि सागर बन गया है। रूस अक्सर काला सागर से यूक्रेनी शहरों पर कैलिबर मिसाइल दागकर हमले करता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेन ने क्षेत्र में हवाई और समुद्री काउंटर अटैक तेज करके रूस के टारगेट पर निशाने साधे हैं। खासकर रूस ने क्रीमिया में सेवेस्तोपोल और नोवोरोसियस्क में ब्लैक सी के किनारों पर ज़ेलेंस्की के डैम बस्टर ड्रोन से जमकर हमले किए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन जिन डैम बस्टर ड्रोन से ब्लैक सी में रूसी इलाकों पर हमले कर रहा है, उनका पता लगाना भी रूसी सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। और रूसी फौज के लिए इन सी ड्रोन्स को नष्ट करना भी मुश्किल बन गया है। ऐसे ब्लैक सी में दोनों सेनाओं के बीच घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के बंदरगाह पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन के ड्रोन्स ने 2 रूसी खुफिया जहाजों पर हमले किए। पिछले हफ्ते ही एक सैन्य परिवहन और एक तेल टैंकर को उड़ा दिया गया। 24 घंटे के अंदर रूसी युद्धपोतों पर समुद्री ड्रोन हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन से करारा बदला लेने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में क्रीमिया में जिन समुद्री ड्रोन से यूक्रेन ने रूसी खेमे पर हमले किए, वो डैम बस्टर ड्रोन ही थे। डैम बस्टर ड्रोन बांधों को तबाह करने में बेहद कारगर होते हैं। ज्यादातर डैम को नष्ट करने में इनका इस्तेमाल होता है। डैम बस्टर ड्रोन का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी किया गया था। 1943 में ब्रिटेन ने जर्मनी के बांधों पर इन्हीं ड्रोन से हमला किया था। अब ब्लैक सी में यूक्रेन भी इन ड्रोन्स को रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद दिला दें, पिछले साल रूस के युद्धपोत मॉस्कोवा के डूबने से पहले बर्डियांस्क के बंदरगाह में 3 परिवहन जहाजों को उड़ा दिया गया था। इन रूसी जहाजों को तबाह करने के लिए भी यूक्रेन ने ड्रोन्स का ही सहारा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूक्रेन काला सागर में रूस के सभी बंदरगाहों को टारगेट करने के लिए बड़ी रेंज वाले ड्रोन का निर्माण तेजी से कर रहा है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन वॉरशिप का निर्माण जल्द नहीं कर सकता, लेकिन ड्रोन जल्दी बना सकता है। यूक्रेन कम लागत में ही काफी तादाद में डैम बस्टर ड्रोन भी बना रहा है। डैम बस्टर ड्रोन को बाउंसिंग बम भी कहा जाता है। यह ड्रोन एक छोटे स्पीड बोट जैसा दिखता है। इस ड्रोन को काफी दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसे टारगेट पर भेजने के लिए वेबकैम का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भविष्य में रूसी युद्धपोत या रूस के बड़े बंदरगाह डैम बस्टर ड्रोन के टारगेट पर बड़ी संख्या में हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने ठान लिया है कि रूस को ब्लैक सी में यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए वो ब्लैक सी वाले इलाकों में रूसी खेमे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। हालांकि जब से डैम बस्टर ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बना है, रूस ने इसके जवाब में अब ब्लैक सी में कार्गो शिप को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस को डर है कि यूक्रेन कार्गो शिप में छिपकर रूस पर बड़ा हमला करने की योजना बना सकता है। ऐसे में रूस ने कार्गो शिप को ब्लैक सी में न आने की चेतावनी भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन से जंग के बीच जंग का एक और मोर्चा पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर खुलने जा रहा है, जहां पोलैंड और बेलारूस ने आमने सामने एटमी वेपन तैनात कर दिए हैं। यानी किसी तरफ से भी हमले की शुरुआत होती है तो जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है, जो बड़ी तबाही की दस्तक होगी। ये जंग सीधे तौर पर रूस वर्सेस नेटो हो सकती है, क्योंकि नेटो ने पोलैंड बॉर्डर मिलिट्री बेस बनाकर विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए हैं, जो सीधे तौर पर रूस को चैलेंज है। अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो नेटो जंग में कूद पड़ेगा।
जंग का नया फ्रंट खुल चुका है। दोनों तरफ विध्वंसक हथियारों की तैनाती हो चुकी है। फाइटर जेट दहाड़ने को तैयार है। मिसाइल अटैक करने के लिए अलर्ट मोड पर है। और जिस जगह ये तैयारी हो रही है वो पोलैंड रूस बॉर्डर है। बॉर्डर के एक तरफ पोलैंड की सीमा में नाटो की फोर्स तैनात है। बॉर्डर के दूसरी तरफ बेलारूस में वैगनर लड़ाके और रूसी सैनिक तैनात हैं। अब सवाल उठ रहा है कि पहले हमला कौन करेगा, क्योंकि तैयारी इतनी जबरदस्त है कि अगर एक बार इस मोर्चे पर जंग शुरू हुई तो बात एटमी युद्ध तक जा सकती है। क्योंकि बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाकों के पास एटमी वेपन मौजूद हैं, जो कि रूस के आदेश पर वैगनर्स को मिले हैं। दूसरी तरफ पोलैंड के पास अमेरिका के यहां से लाए गए परमाणु हथियार हैं, जिन्हें पोलैंड बॉर्डर पर छिपाकर लाया गया था। यानी जंग शुरू हुई तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में घिर सकती है। और इस बार तबाही का दायरा पहले दोनों विश्व युद्ध से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों तरफ से एटमी हमले की पूरी प्लानिंग की जा रही है। दरअसल ये तनातनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब पोलैंड ने हथियार और सैनिक बॉर्डर पर भेज दिए हैं, जबकि बेलारूस की तरफ से पहले से ही रूसी सैनिक तैनात थे। लेकिन वैगनर लड़ाकों के बेलारूस बॉर्डर पर पहुंचने से नाटो की बेचैनी बढ़ गई। कहीं वैगनर लड़ाके पोलैंड में घुसकर हमला न करते। यही वजह है कि नाटो ने पोलैंड बॉर्डर को मिलिट्री बेस में बदल दिया, जिसमें 10,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। साउथ कोरिया से मिले K2 टैंक भेज दिए गए हैं। इसके अलावा K9 होवित्जर भी तैनात कर दी गई है। अमेरिका से मिले अपाचे हेलीकॉप्टर लगा दिए। अमेरिका से मिले एब्राम्स टैंक लगाए गए। इसके अलावा हाइमर्स और एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भी बॉर्डर पर भेजी जा चुकी है, जबकि हवाई हमले के लिए FA-50 एयरक्राफ्ट और जल्द ही F-35 फाइटर जेट की तैनाती भी की जाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिका कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे भी भेज रहा है। यानी नाटो ये बात समझ चुका है कि अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो उसके टारगेट पर बाल्टिक देशों के अलावा पोलैंड भी होगा। इसीलिए पोलैंड और बाल्टिक देशों को बचाने के लिए इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है। पोलैंड और बाल्टिक देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में नाटो सीधे तौर पर रूस और बेलारूस से लड़ सकता है, क्योंकि इन देशों पर हमला नाटो पर हमला माना जाएगा। दूसरी तरफ रूस ने वैगनर लड़ाकों के साथ एटमी वेपन भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाला। यानी अब यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड बेलारूस बॉर्डर युद्ध का नया अखाड़ा बनने वाला है, जहां जंग का शोला भड़का तो बात परमाणु हमले तक भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। ईरान एक बार फिर दहल गया। फारस प्रांत की राजधानी शिराज में आतंकियों ने उस मस्जिद को निशाना बनाया है जो शिया समुदाय का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस हमले में कुछ लोगों की मौत हुई है तो कुछ घायल हैं। लेकिन सवाल इस दहशती वारदात की टाइमिंग पर है। इसके अलावा एक सवाल उस आतंकी संगठन को लेकर भी उठ रहे हैं जिसका अमेरिका खात्मा कर देने का दावा करता है। तो क्या ये हमला ईरान से लिया गया कोई बदला है? देखिए ये रिपोर्ट। ईरान में नई दहशत, ISIS की आहट। ये ईरान का दक्षिणी शहर शिराज है, जहां शिया समुदाय की सबसे पवित्र मस्जिद शाह चिराग में हर दिन की तरह अनुयायियों का आना जाना लगा था। लेकिन एक बंदूकधारी इस पवित्र मस्जिद में दाखिल हुआ और ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। इससे पहले कि कोई इस लोन वुल्फ अटैक जैसे आतंकी हमले को समझ पाता, दहशतगर्द मस्जिद के अंदर गोलियां दागता हुआ आगे बढ़ गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 8 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा है। हालांकि फारस फ्रांस की राजधानी शिराज की मुख्य मस्जिद पर हमला करने की मंशा का कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन दावा है कि हमला करने वाले दहशतगर्दों की संख्या 2 थी, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल है कि आखिर हमलावर थे कौन? जवाब भी देखिए। शाह चिराग मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो अपलोड करके ये जिम्मेदारी ली गई है,
ईरान के प्रेसिडेंट ने भी वारदात में आईएसआईएस का हाथ बताया है। मतलब मासूमों को निशाना बनाने वाला खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस एक बार फिर से जिंदा हो गया है और उसके निशाने पर ईरान का शिया समुदाय है।